नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लजारस चकवेरा के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची और धुंध की परत छाई। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु आज इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। झारखंड में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। एक रिपोर्ट। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटें आजसू पार्टी को दी गई हैं। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी गई हैं। चतरा की 1 सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को दी गई है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर जमानत राशि जमा करा सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। नामांकन पत्र भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर नोटरी से सत्यापित कराकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं। कमीशन के द्वारा सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन में नॉमिनेशन देने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। उसका अनुसार वो पोर्टल खोल कर अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली उनका छाप कॉपी तक देने के लिए प्रोविजन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसमऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। इन 9 सीटों में से सीसमऊ को छोड़कर 8 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं। सीसमऊ में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने आज नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों की घोषणा की। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन में विभिन्न मंत्रियों की विभागीय जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी लोक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार तथा कौशल विकास के प्रभारी होंगे। सकीना मसूद इटू स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण का प्रभार संभालेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह के रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बनना चाहिए। संबद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था। संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 22 तारीख से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन लिलोंग्वे में मलावी के राष्ट्रपति लेज़रस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। राष्ट्रपति दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में भी भाग लेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने मलावी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और वहां पुष्पांजलि अर्पित की। युद्ध स्मारक का निर्माण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों और नागरिकों के सम्मान में किया गया था। राष्ट्रपति ने मलावी राष्ट्र के स्थापक और पिता डॉक्टर हेस्टिंग्स कमसुबंडा के मौसोलियम का भी दौरा किया। लिलोंग्वे से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकार हमेशा से भारत के नैतिक ताने बाने में शामिल रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करती है, जो मानवाधिकारों का सार है। Discrimination in any form is challenging to core aspects of human rights. Human rights are best secured and nurtured with public response. There can be no greater custodian of human rights than the public at large. We need to stand firm when such violations occur. To respect others' human rights is a divine duty. These rights are inviolable. Preamble of our Constitution, seeking justice, liberty, equality to all citizens is a sense of human rights. They need to have fraternal feelings for persons who have a different point of view. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गैर परंपरागत युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डेयर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट के 5वें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज बेंगलुरु में मंत्रालय के तहत कार्यरत मीडिया इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी मांगी। श्री मुरुगन ने एक सामान्य सामग्री इकाई के गठन का सुझाव दिया, जो पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी और मंत्रालय की अन्य इकाइयों के साथ सामग्री साझा कर सके। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी से महत्वपूर्ण मंदिरों में हो रही गतिविधियों को कवर करने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि सार्वजनिक प्रसारक को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानी मानी हस्तियों और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के विचार जानने चाहिए और ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी आयोजित करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह NLW का शुभारंभ करेंगे। सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। सप्ताह के दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम उत्सव इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 8वें संस्करण का आज अंतिम दिन है। इस महीने की 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था। आकाशवाणी से बातचीत में एक दर्शक ने कहा कि इस आयोजन से उन्हें ग्राहकों से बातचीत करने और विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिला। My name is Sarang Atri. I'm the CTO of AntCloud. We are a cloud PC company who set up a stall here at IMC. This experience has been really great for us because, first of all, it got us that chance of interacting with our customers face to face, which us being a digital all company, it's a very rare occasion for us. So it was really great to get their responses. And at the same time, we got to meet representatives from a lot of other companies that really helped us on the B2B side as well. We'd really like to thank organizers behind this to let us have that opportunity. नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली ITU-WTSA में महिलाओं की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप एक समावेशी प्रौद्योगिकी क्षेत्र बनाने और तकनीकी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, स्टेम से जुड़े शिक्षा क्षेत्रों में 40% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी और महिला ई-हाट जैसे पहल महिलाओं को प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना रही है। डिजिटल समावेशन के लिए भारत के साथ साथ वैश्विक प्रयास तेज हो गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्दी के मौसम से पहले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र धुंध की चादर में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 पर पहुंच जाने से शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। एक रिपोर्ट। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता और खराब से बहुत खराब श्रेणी के स्तर पर पहुंच सकती है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया, हमने ये देखा है कि कई सालों में कि जब भी सर्दी आती है और जब एयर क्वालिटी खराब हो जाती है तो हमारे मरीजों को कई दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। कईयों की सांस फूलने लगती है, कईयों को खांसी होता है, साए साए की आवाज आने लग जाती है, गले में खराश हो जाती है। इस सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो जब भी हमारा एयर क्वालिटी खराब हो तो हमें घर से बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए और अगर जाना जरूरी है तो मास्क जरूर पहने। ये ख्याल रखिए कि आप अपने घर के अंदर की एयर क्वालिटी अच्छी रखिए, विच मीन्स कि आप ना बीड़ी सिगरेट लें, ना कोई चूल्हा जलाए जिससे धूल या धुआं होता हो। वायु प्रदूषण के हालातों को देखते हुए शहर में सभी 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में विश्व की 8वें नंबर की खिलाड़ी इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से खेलेंगी। मैच भारतीय समयानुसार 4:10 पर शुरू होगा। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के फाइनल में भारत ने कल नई दिल्ली में 4 पदकों के साथ अपना अभियान संपन्न किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन निशानेबाज विवान कपूर ने रजत और अनंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता। बेंगलुरु में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए। भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 56 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लजारस चकवेरा के बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी।
दिल्ली एनसीआर में सर्दियों से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची और धुंध की परत छाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का